नमस्कार, दृष्टि आईएएस के टुडेज जी के प्रोग्राम में आपका स्वागत है। शुरुआत करते हैं पिछले सेशन के रिकैप से। पहला प्रश्न था, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. किसी देश का चालू खाता देश से आयात निर्यात होने वाली वस्तुओं, सेवाओं और निवेशों के प्रवाह को मापता है। 2. भारतीय संदर्भ में निर्यात कम करने और गैर आवश्यक वस्तुओं के आयात को बढ़ाने से चालू खाता घाटे को कम करने में मदद मिल सकती है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा यहाँ से कथन सही है या फिर है? इसका सही जवाब था केवल 1। अगला प्रश्न था, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन सीबीआई के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. यह गृह मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत आता है। 2. इसे संथानम समिति की सिफारिश पर स्थापित किया गया था। 3. यह एक वैधानिक निकाय है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा यहाँ से कथन सही है या फिर है? इसका सही जवाब था केवल 2। अगला प्रश्न था, हाल ही में समाचारों में नजर आया कवच निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? इसका सही जवाब था स्वदेश निर्मित ट्रेन टक्कर सुरक्षा प्रणाली। अगला प्रश्न था, ग्लाइकोस्मिस एल्बी कार्पा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. इसे तमिलनाडु में कन्याकुमारी वन्यजीव अभयारण्य में खोजा गया है। 2. यह तितलियों के लिए डिंब पोषित करने वाला पौधा है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा यहाँ से कथन सही है या फिर है? इसका सही जवाब था दोनों 1 और 2। अगला प्रश्न था, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. जीएसआई के मुख्य कार्य राष्ट्रीय भूवैज्ञानिक सूचना और खनिज संसाधन मूल्यांकन के निर्माण और अद्यतनीकरण से संबंधित है। 2. वर्तमान में जीएसआई संस्कृति मंत्रालय का एक संबद्ध कार्यालय है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा यहाँ से कथन सही है या फिर है? इसका सही जवाब था केवल 1। अगला प्रश्न था, अपरिष्कृत तेल या कच्चा तेल क्रूड ऑयल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. भारत अपनी जरूरत का 85% कच्चे तेल का निर्यात करता है। 2. रूस भारत के लिए कच्चे तेल के प्रमुख आपूर्तिकर्ताओं में से एक है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा यहाँ से कथन सही नहीं है या फिर है? इसका सही जवाब था दोनों 1 और 2। अगला प्रश्न था, डिफेंस एक्सपो 2022 जो लॉजिस्टिक्स से जुड़ी समस्याओं के कारण रद्द कर दिया गया है, निम्नलिखित में से किस राज्य में आयोजित किया जाना था? इसका सही जवाब था गुजरात। अगला प्रश्न था, भारत एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड यानी बाल्को के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. इसे 1965 में निगमित किया गया था। 2. यह भारत में पहला सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम यानी पीएसयू है। 3. इसके 51% शेयर भारत सरकार के पास हैं। उपर्युक्त कथनों में से कौन से कथन सही हैं? इसका सही जवाब था केवल 1 और 2। अगला प्रश्न था, सीमा सुरक्षा बल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. इसे भारत चीन 1962 युद्ध के मद्देनजर तैयार किया गया था। 2. बीएसएफ एकमात्र केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल है जिसके पास अपनी एयर विंग और आर्टिलरी रेजिमेंट है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा यहाँ से कथन सही नहीं है या फिर है? इसका सही जवाब था केवल 1। अंतिम प्रश्न था, G7 देशों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. G7 विकसित देशों का एक अनौपचारिक समूह है। 2. वैश्विक आर्थिक नीति के समन्वय और अन्य अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों को संबोधित करने के लिए इस संगठन की हर साल बैठक आयोजित की जाती है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा यहाँ से कथन सही है या फिर है? इसका सही जवाब था दोनों 1 और 2। शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। सबसे पहले देखेंगे अभ्यास प्रश्न। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. एक व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों के राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। 2. राज्यपाल भारतीय संविधान के अनुच्छेद 213 के तहत अध्यादेश जारी कर सकता है। 3. राज्यपाल अपने मंत्रिपरिषद की सलाह से बाध्य नहीं है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा यहाँ से कथन सही है या फिर है? केवल 1 और 2, केवल 2, केवल 1 और 3 या फिर 1, 2 और 3? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, केवल 1 और 2। महाराष्ट्र के राज्यपाल ने बजट सत्र के पहले दिन 2 मिनट में विधानसभा के संयुक्त सत्र में अपना संबोधन समाप्त कर दिया। अनुच्छेद 153 कहता है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। एक व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों के राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। अतः कथन 1 सही है। वह राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है जो अपने मंत्रिपरिषद यानी COM की सलाह से बाध्य होता है। अतः कथन 3 सही नहीं है। राज्यपाल कुछ परिस्थितियों में अध्यादेश जारी कर सकते हैं। अनुच्छेद 213। अतः कथन 2 सही है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, केवल 1 और 2। हमारे वीडियो अंग्रेजी में देखने के लिए फॉलो करें
हमारा ही दूसरा यूट्यूब चैनल दृष्टि IAS इंग्लिश। आज के सेशन का पहला प्रश्न है, नीचे दिए गए युग्मों पर विचार कीजिए। आंदोलन और नेता। 1. चिपको आंदोलन मेधा पाटकर। 2. नर्मदा बचाओ आंदोलन गौरा देवी। 3. ताड़ी विरोधी आंदोलन दुबगुंटा रोसम्मा। उपरोक्त युग्मों में से कौन से युग्म सही सुमेलित हैं या फिर हैं? केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 3 या फिर 1, 2 और 3? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, केवल 3। 1977 में संयुक्त राष्ट्र यानी UN द्वारा मान्यता मिलने के बाद से अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस यानी 8 मार्च को एक आधिकारिक दर्जा प्राप्त हो गया। विश्व आर्थिक मंच की 2021 की एक रिपोर्ट से पता चला है कि 2020 और 2021 के बीच वैश्विक औसत की तुलना में भारत में लैंगिक असमानता अधिक बढ़ी है। चिपको आंदोलन। गौरा देवी ने 27 और महिलाओं के साथ पेड़ों को गले लगाया और वन अधिकारियों से उन्हें ना काटने की गुहार लगाई। अतः युग्म 1 सही सुमेलित नहीं है। नर्मदा बचाओ आंदोलन। प्रसिद्ध पर्यावरणविद मेधा पाटकर के नेतृत्व में यह आंदोलन 1985 में शुरू हुआ। इसका उद्देश्य सरकार को नर्मदा नदी पर कई बांधों के निर्माण के काम को रोकने के लिए राजी करना था। अतः युग्म 2 सही सुमेलित नहीं है। ताड़ी विरोध आंदोलन। यह विदेशी शराब यानी ताड़ी के उत्पादन और बिक्री के खिलाफ महिलाओं का एक सामूहिक विद्रोह था। इसका नेतृत्व दुबगुंटा रोसम्मा ने किया था। अतः युग्म 3 सही सुमेलित है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, केवल 3। अगला प्रश्न है, सरकारी ई मार्केट प्लेस यानी GEM प्रणाली के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. सरकारी ई मार्केट प्लेस यानी GEM एक वन स्टॉप राष्ट्रीय सरकारी खरीद पोर्टल है। 2. सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय सरकारी ई मार्केट प्लेस यानी GEM के रख रखाव के लिए नोडल एजेंसी है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा यहाँ से कथन सही है या फिर है? केवल 1, केवल 2, दोनों 1 और 2 या फिर ना तो 1 और ना ही 2? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, केवल 1। सरकारी ई मार्केट प्लेस यानी GEM निकट भविष्य में मंत्रालयों, विभागों और सरकारी संगठनों के लिए कई कार्य कर सकता है। सरकारी ई मार्केट प्लेस एक वन स्टॉप राष्ट्रीय सरकारी खरीद पोर्टल है। यह विभिन्न केंद्रीय और राज्य सरकार के विभागों या संगठनों या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों यानी PSU द्वारा सामान्य उपयोग की वस्तुओं और सेवाओं की ऑनलाइन खरीद की सुविधा प्रदान करता है। अतः कथन 1 सही है। सरकारी ई मार्केट प्लेस पर उपलब्ध वस्तुओं और सेवाओं के लिए मंत्रालयों और केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों यानी CPSE द्वारा वस्तुओं और सेवाओं की खरीद करना अनिवार्य है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय सरकारी ई मार्केट प्लेस के रख रखाव के लिए नोडल एजेंसी है। अतः कथन 2 सही नहीं है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, केवल 1। अगला प्रश्न है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी FATF के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. यह पेरिस में G7 शिखर सम्मेलन के दौरान स्थापित किया गया एक अंतर सरकारी निकाय है। 2. भारत और पाकिस्तान फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी FATF के सदस्य हैं। 3. ग्रे लिस्ट वाले देशों को असहयोगी देशों या क्षेत्रों यानी NCCT के रूप में जाना जाता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा यहाँ से कथन सही है या फिर है? केवल 1, केवल 1 और 2, केवल 2 और 3 या फिर केवल 1 और 3? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, केवल 1। हाल ही में फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी FATF ने पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में बनाए रखा। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स 1989 में पेरिस में G7 शिखर सम्मेलन के दौरान स्थापित किया गया एक अंतर सरकारी निकाय है। अतः कथन 1 सही है। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी FATF देश के धन शोधन रोधी और आतंकवाद वित्त पोषण रोधी फ्रेमवर्क की ताकत का आकलन करता है। हालांकि यह व्यक्तिगत मामलों को नहीं देखता है। इसका सचिवालय पेरिस में आर्थिक सहयोग और विकास संगठन यानी OECD मुख्यालय में स्थित है। FATF में वर्तमान में 39 सदस्य हैं, जिनमें 2 क्षेत्रीय संगठन यूरोपीय आयोग और खाड़ी सहयोग परिषद शामिल है। भारत FATF का सदस्य है, पाकिस्तान इसका सदस्य नहीं है। अतः कथन 2 सही नहीं है। काली सूची वाले देशों को असहयोगी देशों या क्षेत्रों यानी NCCT के रूप में जाना जाता है। अतः कथन 3 सही नहीं है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, केवल 1। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी रिपोर्ट अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF द्वारा प्रकाशित की जाती है?
1. ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट, 2. ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट, 3. वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 3 या फिर 1, 2 और 3। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, केवल 2 और 3। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने चेतावनी दी है कि यूक्रेन के साथ रूस के युद्ध और उसके बाद लगाए जाने वाले प्रतिबंधों का वैश्विक अर्थव्यवस्था पर गंभीर प्रभाव पड़ेगा। द्वितीय विश्व युद्ध में तबाह हुए देशों के पुनर्निर्माण में सहायता के लिए विश्व बैंक के साथ IMF की स्थापना की गई थी। अमेरिका के ब्रेटन वुड्स में एक सम्मेलन में इन दोनों संगठनों को स्थापित करने पर सहमति हुई, अतः उन्हें ब्रिटेन वुड्स ट्विंस के रूप में जाना जाता है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का प्राथमिक उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक प्रणाली की स्थिरता सुनिश्चित करना है। IMF द्वारा प्रकाशित की जाने वाली रिपोर्ट हैं ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट और वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, अतः विकल्प बी सही है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट विश्व बैंक द्वारा प्रकाशित की जाती है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, केवल 2 और 3। अगला प्रश्न है बाघ संरक्षण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. बाघ संरक्षण वनों के संरक्षण का प्रतीक है। 2. सेंट पीटर्सबर्ग घोषणा बाघ संरक्षण से जुड़ी है। उपरोक्त में से कौन सा यहाँ से कथन सही नहीं है या फिर है? केवल 1, केवल 2, दोनों 1 और 2 या फिर ना तो 1 और ना ही 2। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, ना तो 1 और ना ही 2, यानी दोनों कथन सही हैं। एक अध्ययन के प्रारंभिक निष्कर्ष बताते हैं कि सुंदरबन में बाघों का घनत्व मैंग्रोव वनों की वहन क्षमता तक पहुंच गया होगा। इसके कारण जानवरों का बार बार फैलाव हुआ है और मानव वन्यजीव संघर्ष में वृद्धि हुई है। बाघ एक अनूठा जानवर है जो एक पारिस्थितिकी तंत्र के स्वास्थ्य और विविधता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह एक शीर्ष परभक्षी है जो खाद्य श्रृंखला के शीर्ष पर होता है और जंगली जीवों की आबादी को नियंत्रण में रखता है। बाघ शिकार करने वाले शाकाहारियों और उस वनस्पति के बीच संतुलन बनाए रखने में मदद करता है जिसका वे भक्षण करते हैं। इस प्रकार बाघ संरक्षण वनों के संरक्षण का प्रतीक है, अतः कथन 1 सही है। सेंट पीटर्सबर्ग घोषणा को नवंबर 2010 में 13 टाइगर रेंज देशों यानी TRCs के नेताओं द्वारा सेंट पीटर्सबर्ग, रूस में एक अंतर्राष्ट्रीय टाइगर मंच में एकत्रित किया गया था। इसका उद्देश्य बाघों के प्राकृतिक आवास की रक्षा के लिए एक वैश्विक प्रणाली को बढ़ावा देना और सफेद बाघ संरक्षण के बारे में लोगों में जागरूकता बढ़ाना है, अतः कथन 2 सही है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, ना तो 1 और ना ही 2। अगला प्रश्न है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. फिलिस्तीन पूर्वी भूमध्य सागरीय क्षेत्र का एक क्षेत्र है जिसमें आधुनिक इजराइल के कुछ हिस्से और केवल गाजा पट्टी के फिलिस्तीनी क्षेत्र शामिल हैं। 2. रामल्लाह वेस्ट बैंक में एक शहर है और यरूशलेम के उत्तर में है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा यहाँ से कथन सही है या फिर है? केवल 1, केवल 2, दोनों 1 और 2 या फिर ना तो 1 और ना ही 2। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, केवल 2। फिलिस्तीन के रामल्लाह में भारत के प्रतिनिधि मुकुल आर्य का हाल ही में निधन हो गया। फिलिस्तीन पूर्वी भूमध्य सागरीय क्षेत्र का एक क्षेत्र है। इसमें आधुनिक इजराइल के कुछ हिस्से और गाजा पट्टी भूमध्य सागर के तट के साथ और वेस्ट बैंक जॉर्डन नदी के पश्चिम के फिलिस्तीनी क्षेत्र शामिल हैं, अतः कथन 1 सही नहीं है। रामल्लाह वेस्ट बैंक में एक शहर है जो अल बरहा पूर्व शहर और यरूशलेम के उत्तर में स्थित है, अतः कथन 2 सही है। यह फिलिस्तीन के ब्रिटिश जनादेश 1920 से 48 के हिस्से के रूप में प्रशासित होता है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, केवल 2। अगला प्रश्न है मानवतावादी गलियारों यानी ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर्स के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. ये एक विशिष्ट क्षेत्र में और एक विशिष्ट समय के लिए विसैन्यीकृत क्षेत्र होते हैं। 2. सशस्त्र संघर्ष के दोनों पक्ष ऐसे क्षेत्र बनाने में सहमत होते हैं। 3. उन पर केवल संयुक्त राष्ट्र द्वारा ही वार्ता की जा सकती है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा यहाँ से कथन सही है या फिर है? केवल 1, केवल 1 और 2, केवल 1 और 3 या फिर केवल 3। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, केवल 1 और 2। रूसी रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि रूस ने मानवतावादी गलियारा स्थापित करने के लिए सभी शर्तें रखी हैं। हमें यह निष्कर्ष निकालना होगा कि यूक्रेनी पक्ष ने अपने दायित्वों को पूरा नहीं किया। जान लेते हैं मानवतावादी गलियारे यानी ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर्स के बारे में। ये एक विशिष्ट क्षेत्र में और एक विशिष्ट समय के लिए विसैन्यीकृत क्षेत्र होते हैं
और सशस्त्र संघर्ष के दोनों पक्ष उनसे सहमत होते हैं। अतः कथन 1 और 2 सही है। इन गलियारों के माध्यम से संघर्ष के क्षेत्रों में भोजन और चिकित्सा सहायता लाई जा सकती है या नागरिकों को निकाला जा सकता है। ज्यादातर मामलों में मानवतावादी गलियारों पर संयुक्त राष्ट्र द्वारा वार्ता की जाती है। कभी कभी वे स्थानीय समूहों द्वारा भी स्थापित किए जाते हैं। अतः कथन 3 सही नहीं है। चूंकि सभी पक्षों को गलियारों को स्थापित करने के लिए सहमत होने की आवश्यकता है, इसलिए इनके सैन्य या राजनीतिक दुरुपयोग का खतरा रहता है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, केवल 1 और 2। अगला प्रश्न है, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1, इसकी स्थापना 2002 में हुई थी। 2, इसमें एक अध्यक्ष और अध्यक्ष द्वारा नियुक्त 6 सदस्य होते हैं। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा यहाँ से कथन सही नहीं है या फिर है? केवल 1, केवल 2, दोनों 1 और 2, या फिर ना तो 1 और ना ही 2। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, दोनों 1 और 2, यानी दोनों कथन गलत हैं। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग यानी CCI ने ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म शॉप के खिलाफ बेहद सस्ती कीमत यानी प्रीडेटरी प्राइसिंग रखने के आरोपों को खारिज कर दिया है। जान लेते हैं भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के बारे में। प्रतिस्पर्धा संशोधन अधिनियम 2007 द्वारा संशोधित प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 आधुनिक प्रतिस्पर्धा कानूनों का अनुसरण करता है। यह अधिनियम प्रतिस्पर्धा विरोधी समझौतों उद्यमों द्वारा अपनी प्रमुख स्थिति के दुरुपयोग को प्रतिबंधित करता है और संयोजनों, अधिग्रहण, नियंत्रण का अधिग्रहण और M&A को नियंत्रित करता है। इस अधिनियम के उद्देश्यों को भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के माध्यम से प्राप्त करने की मांग की गई है, जिसे केंद्र सरकार द्वारा 14 अक्टूबर 2003 को स्थापित किया गया है। अतः कथन 1 सही नहीं है। CCI में एक अध्यक्ष और केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त 6 सदस्य होते हैं। अतः कथन 2 सही नहीं है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, दोनों 1 और 2। अगला प्रश्न है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1, इसे 1992 में निगमित किया गया था और 1993 में सेबी द्वारा मान्यता प्रदान की गई थी। 2, इसने खरीदे बेचे गए कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड के मामले में दुनिया का सबसे बड़ा डेरिवेटिव एक्सचेंज अवार्ड जीता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा यहाँ से कथन सही है या फिर है? केवल 1, केवल 2, दोनों 1 और 2, या फिर ना तो 1 और ना ही 2। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, दोनों 1 और 2, यानी दोनों कथन सही हैं। CBI ने नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की पूर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी CEO चित्रा रामकृष्ण को गिरफ्तार किया है। जान लेते हैं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के बारे में। NSE को 1992 में निगमित किया गया था। इसे अप्रैल 1993 में सेबी द्वारा स्टॉक एक्सचेंज के रूप में मान्यता दी गई थी और 1994 में इसने थोक ऋण बाजार के शुभारंभ के साथ परिचालन शुरू किया था। इसके तुरंत बाद नगद बाजार खंड का शुभारंभ हुआ। अतः कथन 1 सही है। यह देश का पहला पूर्णतः कंप्यूटरीकृत इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग एक्सचेंज था। इसने खरीदे बेचे गए कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड के मामले में 2019-20 में दुनिया का सबसे बड़ा डेरिवेटिव एक्सचेंज अवार्ड जीता है। अतः कथन 2 सही है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, दोनों 1 और 2। अंतिम प्रश्न है, यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम 2012 यानी पॉक्सो अधिनियम के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1, धारा 19 के तहत बाल यौन शोषण की रिपोर्ट करना अनिवार्य है। 2, यह एक लैंगिक पक्षपात पूर्ण अधिनियम है क्योंकि यह महिलाओं को अपराधियों के रूप में मान्यता नहीं देता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा यहाँ से कथन सही है या फिर है? केवल 1, केवल 2, दोनों 1 और 2, या फिर ना तो 1 और ना ही 2। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, केवल 1। केरल उच्च न्यायालय ने शहर स्थित होटल 18 के मालिक और एक महिला सहित 2 अन्य लोगों के संदर्भ में पॉक्सो मामले में दाखिल की गई अग्रिम जमानत याचिकाओं पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। 18 साल से कम उम्र के बच्चों को किसी भी व्यक्ति के रूप में परिभाषित करके पॉक्सो अधिनियम बाल यौन शोषण पीड़ितों के लिए उपलब्ध कानूनी ढांचे के लिए एक लिंग तटस्थ रुख अपनाता है। यह अधिनियम लिंग के आधार पर बाल यौन शोषण के अपराधियों के बीच भेद नहीं करता है और ऐसे कई उदाहरण हैं जहां अदालतों ने महिलाओं को इस तरह के दुर्व्यवहार के लिए दोषी ठहराया है। अतः कथन 2 सही नहीं है। पॉक्सो अधिनियम की प्रमुख विशेषता और यकीनन सबसे अधिक विवादास्पद धारा 19 के तहत अनिवार्य रिपोर्टिंग दायित्व है। अतः कथन 1 सही है। यह आवश्यक है कि प्रत्येक व्यक्ति जिसे किसी बच्चे के खिलाफ किए जा रहे यौन अपराध का संदेह हो या उसके बारे में जानकारी हो, वह स्थानीय पुलिस या विशेष
किशोर पुलिस इकाई को इसकी रिपोर्ट करें। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, केवल एक। अब नोट कर लेते हैं आज का अभ्यास प्रश्न। डेमोक्रेसी रिपोर्ट 2022 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक, इसे इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर डेमोक्रेसी एंड इलेक्टोरल असिस्टेंस द्वारा जारी किया गया है। 2, लोकतंत्र रिपोर्ट 2022 में केवल चुनावी आयाम को ध्यान में रखा गया है। 3, लिबरल डेमोक्रेटिक इंडेक्स में स्वीडन सबसे ऊपर है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा यहाँ से कथन सही है या फिर है? केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 1 और 3 या फिर केवल 3? इसका उत्तर हमें कमेंट सेक्शन में जरूर भेजिएगा। अगले सेशन में नए प्रश्नों के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।